सेकंड चैप्टर शुरू हो रहा है और अब हम रिड्यूस सिलेबस को ही फॉलो करेंगे। चैप्टर के अंदर से आप लोगों ने जो टॉपिक्स उन लोगों ने दिए उससे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि एक्सरसाइज आधी से ज़्यादा बल्कि बहुत ज़्यादा जो है वो उन्होंने इंक्लूड नहीं की हुई। ठीक है, तो उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी नहीं है, रिव्यू भी नहीं है। काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया अगर एक्सरसाइज के हिसाब से देखें, और क्योंकि टाइम काफ़ी है और फाइनल पेपर भी आगे होने के चांसेस हैं कि नॉर्मली मार्च में स्टार्ट हो जाते थे, 15 मार्च से तो हर सूरत स्टार्ट हो जाते थे, लेकिन अब वो थोड़ा सा आगे जाने का जो है वो रुझान बन रहा है कि शायद चला जाएगा। तो अभी हम इसका मेन टॉपिक करने लगे साउंड वेव्स। ठीक है, तो ये सेकंड चैप्टर है, इसका नाम मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। इसका नाम है जी साउंड। ठीक है, ठीक है, तो साउंड के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम यहाँ से रीड करेंगे और उसको फिर समझ के लिखने की कोशिश करेंगे पेपर में। तो साउंड वेव्स पहली बात है। साउंड वेव्स, पहले तो मुझे ये बताएं आप लोग कि ये कौन सी टाइप ऑफ वेव है। वेव की मेन टाइप्स कौन सी थी? दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी और मैकेनिकल वेव्स थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी वेव्स थी? जिसे मीडियम चाहिए होता था, नहीं चाहिए होता था? नूर बोला करो पुत्र। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को नहीं चाहिए था, और दूसरी कौन सी थी? मैकेनिकल वेव। उन्हें मीडियम की जरूरत होती थी। तो साउंड के साउंड किस किस्म की वेव्स हैं? मैग्नेटिक, सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है या मैकेनिकल है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, यानी आपका कहना ये है कि जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। ये कह रही हैं आप? गलत कह रही हैं। साउंड वेव्स जो है ये मैकेनिकल वेव्स होती हैं और इन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो है वो मीडियम की ज़रूरत होती है। और एग्जांपल अगर मैं आपको भी थोड़ा सा, इसको जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आप लोग जी क्लियर भी हो जाएगा। अच्छा, एक और बात बताता चलूं कि आप या कुछ बच्चों ने ये टॉपिक्स पहले नहीं किए हुए या कम किए थे, बीच में उस तरह रेगुलर नहीं थे, तो आप लोगों को ये आना ज़रूरी नहीं है। जवाब देना एक अच्छी बात है कि उससे आपकी लर्निंग होती थी। जिन्होंने बिल्कुल नहीं किया उनके लिए एक सोचने का लम्हा है, और वो बजाय दूसरों की गलती पे हंसने के अपने काम पे फोकस करें तो बेहतर है हर लिहाज से। ठीक है, यहाँ का माहौल मज़ीद ख़राब ना करें, इस चीज़ों का ख्याल रखें। आप लोग पुराने स्टूडेंट्स हैं, कोई नया यहाँ पे नहीं आया हुआ इस वक्त। अब आ जाते हैं वापस साउंड वेव्स के ऊपर। साउंड वेव्स का मैं आपको बता रहा था कि ये कौन सी वेव्स हैं। ये मैकेनिकल वेव्स हैं और इन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। साउंड वेव्स को अब जो मैं आपको बोल रहा हूँ और आपको मेरी आवाज़ आ रही है, मैं हिरा की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उसके और मेरे दरमियान में मीडियम जो है वो कंप्यूटर और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए आवाज़ आ रही है। मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि एक कमरे में अगर हम मौजूद हैं, कि हम लोगों का जो है वो एक कमरे के अंदर जब मैं बोल रहा हूँ तो यकीनन आप लोग ये आवाज़ किसी स्पीकर से नहीं सुन रहे या आप लोग ये आवाज़ किसी फ़ोन के ज़रिए नहीं सुन रहे, बल्कि आपको ये आवाज़ डायरेक्टली एक जगह से दूसरी जगह जो है वो सुनाई दे रही है। यानी अगर ये ब्लू वाला बंदा यहाँ से बोलता है तो इसकी आवाज़ जो है वो एक दूर पे बैठे हुए बंदे को भी आएगी जो कि इससे ज़्यादा फासले पर मौजूद होगा। ठीक है, अब वो आवाज़ कैसे इससे उस तक जाएगी? हवा के जरिए, यानी हवा में क्या होती है? डिस्टर्बेंस पैदा होती है, और वो हवा फिर वेव्स की फॉर्म में, साथ दरवाजा जोड़ दो, वो हवा जो है वो वेव्स की फॉर्म में क्या करती है कि हमारी साउंड एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है। अब इसमें अगर आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखें ना, हवा किस चीज़ से बनी है? हवा के मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं? नहीं यार, थोड़ा सा सोच के जवाब दिया करो, क्या पूछ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ हवा में क्या चीज़ शामिल होती है? हवा कहाँ से आती है? या हवा में क्या चीज़ें होती हैं? गैसेस होती हैं। ठीक है, और गैसेस का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या होता है?
मॉलिक्यूल्स होते हैं या पार्टिकल्स हम कह देते हैं कि छोटे छोटे जर्रे होते हैं। तो इसी तरह जब यहाँ से ये ब्लू वाला बंदा यहाँ से बोलेगा तो क्या होगा कि उसके बोलने की वजह से, जैसे अगर आप बोलते हुए अपने मुंह के आगे हाथ रखें तो आपको उसकी वाइब्रेशन सी, एक फोर्स सी फील होती है। तो वो जो फोर्स है वो क्या करती है कि वो इसके करीब के जो हवा के पार्टिकल्स हैं, जो कि सारे जब आप नहीं बोल रहे थे तो ये सारे एक दूसरे से एक ही फासले पर मौजूद थे। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि ये ब्लू वाले बंदे ने लब कुशाई की या थोड़ा सा बोला, और इसके बोलने की वजह से क्या होगा कि ये जो पहली लेयर है पार्टिकल्स की ये डिस्टर्ब होगी। सही है, जब ये डिस्टर्ब होगी तो ये अपनी इसके डिस्टर्ब होने से जब ये इस तरह मूव करेगी तो ये साथ वाली लेयर को डिस्टर्ब करेगी और फिर वो उसके साथ वाली डिस्टर्ब होगी। तो ये कुछ इस किस्म की जो है वो वेव्स ही पैदा करेगी कि कहीं पर इसके कंप्रेशंस होंगे और कहीं पर इसके रेयरफेक्शंस होंगे, और जो इसने बोला होगा वही वाइब्रेशन से खास फ्रीक्वेंसी, खास एम्पलीट्यूड की वेव्स जो हैं वो कहाँ पर आएंगी, इस ब्लैक वाले बंदे के कान पर आएंगी, और फिर करेगा कि इस बंदे ने क्या बोला है वहां। आवाज आ रही है? ये मैं आप लोगों को बता रहा था कि आपकी जो साउंड वेव्स हैं वो किस तरीके से प्रोड्यूस होती हैं और एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती हैं। उसमें मैंने आपको एक मेन पॉइंट ये बताया कि साउंड को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है, और आम तौर पे वो मीडियम क्या है, वो मीडियम एयर है। ठीक है, अब इसी बात को मजीद क्लियर करने के लिए आप लोगों को मैंने एक और एग्जांपल दी थी, अगर याद होगी, कि हमें कोई स्पेस में से आवाज हम तक नहीं पहुंचती, क्योंकि सूरज और हमारे जो अर्थ है उसके दरमियान में काफी ज्यादा जगह ऐसी है जिसे हम स्पेस कहते हैं और वहां पर एयर मौजूद नहीं है। ठीक है, या वहां पर किसी किस्म का कोई मीडियम नहीं है जो कि वहां पर होने वाले ब्लास्ट की या वहां पर होने वाली आवाजें जो हैं वो हम तक पहुंचाए। तो इस तरीके से जो है वो आपकी साउंड वेव जो है उनको ट्रेवल करने के लिए लाजमी तौर पे किसी ना किसी मीडियम की जरूरत होगी। अब यहाँ तक किसी को कोई मसला है, अभी मैंने बुक से रीडिंग नहीं की, अभी आप लोगों को सिर्फ थोड़ा सा आइडिया दिया है कि साउंड वेव्स किस तरीके से प्रोड्यूस होती हैं और उन्हें ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है। अब ये बात यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि साउंड वेव्स जो है वो कैसे प्रोड्यूस होती है। जब कोई भी बॉडी वाइब्रेट करती है तो उसकी वजह से, या हम कह सकते हैं कि वाइब्रेटिंग बॉडीज की मदद से साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, और इन्हीं वाइब्रेशन जो है वो क्या करती हैं कि वो आपकी जो साउंड वेव्स है वो आपके कानों में सेंसेशन ऑफ साउंड प्रोड्यूस करती है, और इस तरीके से आप साउंड वेव्स को फील करते हैं या उनको समझते हैं या उनको अंडरस्टैंड करते हैं या आपका ब्रेन उनको प्रोसेस करता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब आगे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि साउंड जो आपका गिटार है, जब आप गिटार की जो कॉर्ड्स हैं उनको डिस्टर्ब करते हैं तो वो आपकी क्या साउंड प्रोड्यूस करती है, और साउंड वेव जो है वो आपका ईयर कैच करते हैं और आप सुनते हैं। इसी तरह हम जो बोलते हैं तो वो किसकी, अब यहाँ पे ना देखें गौर से जरा, तो यहाँ पर आपको उन्होंने मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ साउंड्स बताई हुई हैं और बताया कि उनमें क्या चीज वाइब्रेट हो रही है तो साउंड प्रोड्यूस हो रही है। जैसे गिटार की बात हो रही है तो इसमें स्ट्रिंग्स की वाइब्रेशंस होती है और साउंड प्रोड्यूस होती है। इसी तरह जब हम बोलते हैं तो हमारी वॉइस निकलती है, और वॉइस कहाँ से निकलती है कि जो हमारे गले में, आप कभी बोलते हुए गले पे हाथ रख के देखिएगा कि आपको वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन फील होगी जिससे वो साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है। इसी तरह जो दिल की धमक है, जो हार्ट की बीट है, वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है, वो उनकी अपनी जो उसके मसल्स हैं जब वो वाइब्रेट करते हैं हार्ट के तो फिर साउंड प्रोड्यूस होती है। इसी तरह हमारे लंग्स की भी साउंड होती है और वो हम सुन सकते हैं, और इन दोनों चीजों को, हार्ट बीट को या हमारे मुख्तलिफ ऑर्गन जैसे लंग्स हैं उनकी साउंड सुनने के लिए डॉक्टर एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको स्टेथोस्कोप कहा जाता है। सही है। अच्छा, स्टेथोस्कोप जो है वो किन प्रिंसिपल्स पे काम करता है, वो बेसिकली ऑपरेट करता है ऑन ट्रांसमिशन ऑफ साउंड
फ्रॉम द चेस्ट पीस के, इसके साथ एक गोल सा चेस्ट पीस लगा हुआ होता है, ये उससे क्या करता है कि साउंड को कैच करता है। फिर ये चेस्ट पीस के अंदर अगर आप इसको कभी खोल के देखें या अगर आपने कहीं पे देखा हो तो इसके अंदर ना एक बिल्कुल प्लास्टिक का बिल्कुल बारीक सा गोल सा वो होता है, क्या कहना चाहिए, डायफ्राम होता है। और वो डायफ्राम जो है वो आपके दिल की साउंड जो है वो उसके अंदर वाइब्रेशन होती है और वो फिर आपके कानों तक आवाज को पहुंचाता है, या उसकी डिस्टरबेंस होती है जो कि आवाज कानों तक पहुंचाती है। तो यही बात इधर भी लिखी है कि चेस्ट पीस जो है उसके अंदर एक प्लास्टिक डिस्क होती है जिसको डायफ्राम कहते हैं। इस डायफ्राम को, इस चेस्ट पीस को हम वहां पर उस जगह पर रखते हैं जहां पर आपकी बॉडी के ऑर्गन की मुख्तलिफ साउंड सुनाई दें। और ये एक खास किस्म का, अब ये डायफ्राम किस तरीके से काम करता है कि ये खास किस्म का एकूस्टिक प्रेशर क्रिएट करता है और वो एकूस्टिक प्रेशर जो है वो फिर वेव्स वगैरह प्रोड्यूस करता है और ढेर सारी रिफ्लेक्शंस होने के बाद डॉक्टर जो है वो दिल की हार्ट बीट वगैरह या मुख्तलिफ ऑर्गन्स की साउंड को सुन सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जवाब ही नहीं जी दे रहे, नहीं समझ ठीक आ है। रही। अच्छा, अब आगे चलते हैं कि साउंड प्रोड्यूस होती है। तो हमने पहले भी बताया और आगे भी बताएंगे कि साउंड जब भी प्रोड्यूस होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई वाइब्रेटिंग बॉडी होती है, कि कोई बॉडी होती है जो वाइब्रेट कर रही होती है। हमारी स्कूल लेबोरेटरीज में इसके लिए ना आपके प्रैक्टिकल्स भी होंगे, अल्लाह करे वो करवाएं। तो उसमें एक खास किस्म का इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम साउंड के एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको हम कहते हैं ट्यूनिंग फोर्क। ठीक है, ट्यूनिंग फोर्क के जरिए आप साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये डिवाइस जिसके जरिए आप साउंड प्रोड्यूस करते हैं खास फ्रीक्वेंसी की, उसको आप ट्यूनिंग फोर्क कहते हैं। इससे आपने अगर साउंड प्रोड्यूस करनी हो तो उसका प्रोसेस ये होता है कि आप इसको एक रबर हैमर के साथ हिट करते हैं। जब आप इसको हिट करते हैं तो इसमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं जैसे आपको इस जगह पर नजर आ रही है, और वो वाइब्रेशंस जो हैं वो साउंड पैदा करती हैं जो कि आप सुन सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस हो रही है। इसी तरह ये आगे आ जाते हैं तो हम कौन सी साउंड को, जो मैंने अभी बताया था कि आपका ट्यूनिंग फोर्क जब वाइब्रेट करता है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। अगर आप उसी को अपने कान के करीब लेके आएंगे तो आपको वो आवाज आएगी भी। और अगर आप उसके जो इसे देखना चाहते हैं कि वाकई वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है तो नहीं हो रही, आप उसको, जो आपने ट्यूनिंग फोर्क किसी हैमर पे हिट किया था, आप उसको अगर किसी धागे से बंधी हुई प्लास्टिक की पिंग पोंग बॉल के साथ टच करते हैं तो वो बॉल क्या करती है अलीना, वाइब्रेट करती है या वो अपनी जगह से मूव कर जाती है, यानी उस बॉल में भी वो वेव्स जो है ट्रांसफर होती हैं और उसमें भी मूवमेंट जनरेट हो जाती है। अब यहाँ से आगे चलें तो एक और पॉइंट बताया जाएगा और उसको डिस्कस, पहले तो ये बात कि यहाँ पर हमने अभी तक क्या पढ़ा कि साउंड वेव्स प्रोड्यूस कहाँ से होती हैं, एक वाइब्रेटिंग बॉडी से होती है। तो उसके लिए आप ये, अगर एक्सपेरिमेंट आ जाता है या क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये दोनों एक्सपेरिमेंट लिख सकते हैं। पहला वाला भी लिख सकते हैं जिसमें उन्होंने इस वाइब्रेटिंग फोर्क को, ट्यूनिंग फोर्क को एक बॉल के साथ टच किया, और दूसरा ये हो सकता है कि आप इसी ट्यूनिंग फोर्क को जब किसी पानी की सरफेस, एक ग्लास के अंदर पानी भर के उसकी सरफेस से टच करेंगे तो पानी के अंदर भी जो है वो स्प्लैश सा बनेगा, उसके अंदर भी डिस्टरबेंस होगी। और वो क्यों हो रही है, क्योंकि ट्यूनिंग फोर्क के जो प्रॉन्ग्स हैं, जो उसके ये दांत से निकले हुए हैं, इसके अंदर वाइब्रेशन थी और वो इसके पानी को भी डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है, ठीक है साहब। अच्छा, अब आगे चलते हैं मजीद और देखते हैं नेक्स्ट बात क्या है। नेक्स्ट बात ये है कि साउंड वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए एक मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है। मटेरियल मीडियम एयर भी हो सकता है, कोई वाटर भी हो सकती है, कोई और चीज भी हो सकती है, इवन ब्रेक या कोई हार्ड चीज भी हो सकती है सॉलिड की फॉर्म में। तो इसके जैसे हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो किस में से पास कर जाती हैं, वैक्यूम में से गुजर जाती हैं। वैक्यूम ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं होता, मटेरियल नहीं होता, एयर भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसके अंदर से पास कर जाती हैं। लेकिन अगर आप साउंड की बात करें
तो साउंड के बारे में आपने ये पॉइंट नोट कर लेना है कि साउंड वेव्स जो है वो वैक्यूम के अंदर से पास नहीं करती। ठीक है, साउंड वेव जो है वैक्यूम के अंदर से पास नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि साउंड को रिक्वायर होता है कोई मटेरियल मीडियम जिसके अंदर से वो पास कर सके या ट्रेवल कर सके। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। आगे आपके एक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। और इसका एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन भी इससे मिलता जुलता है कि आपके पास ये अपरेटस बना हुआ है। इस अपरेटस में मैं आपको इसके कंपोनेंट्स बताऊंगा और फिर आगे देखेंगे। इसमें ये एक कवर है, बेल जार है, इसके अंदर ये रेड कलर की बेल लगी हुई है और इसके नीचे यहाँ पर एक वैक्यूम पंप है। यानी अगर आपने इस जार के अंदर से जहां पर बेल मौजूद है वहां से एयर सारी बाहर निकाल लेनी है, खींच लेनी है, तो उसके लिए ये वैक्यूम पंप काम करेगा। ठीक है, अब ये एक्सपेरिमेंट क्या है कि जब आप पहली दफा इसे पावर सप्लाई से रिंग करेंगे तो आपको बेल की आवाज आएगी, आप बेल जाके बाहर आवाज को सुन सकेंगे। लेकिन जब आप इसमें से बाहर सारी एयर सक कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं और इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर लेंगे तो फिर बेल आप बजाएंगे जरूर, लेकिन उसकी आवाज आप तक नहीं आएगी, क्योंकि उस बेल जार के पास जो मीडियम था उससे हमारे कान तक या बाहर की तरफ आने तक के लिए कोई मीडियम दस्तयाब नहीं है। सही है? सही है जवानों, सही है? सॉरी, हाँ। लाइट वेव्स जो होती है ना वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और उनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अभी तक हमने दो पॉइंट देखे हैं। पहले पॉइंट क्या था कि साउंड वेव वाइब्रेटिंग बॉडी से निकलता है, और दूसरा पॉइंट जो अभी हमने देखा वो क्या है कि साउंड वेव जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसी मटेरियल मीडियम के अंदर से ही पास करती हैं। अब आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पे, और तीसरा पॉइंट आपका मेरा ख्याल है आखिरी पॉइंट होगा इस टॉपिक का। इसमें हमने क्या कंक्लूड करना है, हमने ये बताना है कि साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होती है। आप लोगों को याद होगा ये चैप्टर जब शुरू कर रहे थे तो तब मैंने आपको एक डायग्राम बनाई थी और बताया था, ये दिखाया था कि साउंड वेव्स क्या करती है कि एयर के पार्टिकल्स को जो नजदीक होते हैं उसके वाइब्रेटिंग बॉडी उन पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करती है और वो एक वेव सी जनरेट करती है, ये बताया था ना। तो यही यहाँ पे हो रहा है कि ये जो आपका पहला वाइब्रेटिंग फोर्क है या ट्यूनिंग फोर्क है AOB, ये क्या कर रहा है कि ये इस एयर के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब कर रहा है। इसके डिस्टर्ब करने से आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि कुछ जगह ऐसी नजर आएंगी जहां पर ये जो लेयर ऑफ एयर्स हैं या लेयर ऑफ गैसेस हैं ये एक दूसरे के करीब आई हुई हैं, और कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहां से इनके दरमियान ये गैप वैसा ही है जैसा पहला था। तो अब ये जो डिस्टर्बेंस है ये यहाँ से किस तरफ मूव कर रही है? ये डिस्टर्बेंस सोर्स के से अवे मूव कर रही है या सोर्स से दूर हट रही है। तो ये आपको नजर आ रहा है कि ये डिस्टर्बेंस इस साइड पर आ रही है। ठीक है, और इस तरह की वेव्स हमने पढ़ा था कि मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स हैं, एक ट्रांसवर्स वेव्स हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। तो ये वाली वेव्स कौन सी हैं? ये लॉन्गिट्यूडनल नेचर की हैं। लॉन्गिट्यूडनल हम इसे क्यों कह रहे हैं कि आप अगर देखें तो एयर पार्टिकल्स के दरमियान जो मूवमेंट है वो ये एरो वाली मूवमेंट है, ऐसे ही है ना? ऐसे ही है ना? एयर के जो पार्टिकल्स हैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और साउंड वेव्स भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं कि जब दोनों चीजों की डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स और जो वेव है दोनों की डायरेक्शन सेम होती है तो हम उसको कौन सी कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। और यहाँ से आपने इस एक्सपेरिमेंट से साबित किया कि आपकी साउंड वेव्स किस तरह की होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होती हैं। सही है? ये यहाँ पर वही उन्होंने थोड़ी सी एनिमेशन दिखाई हुई है कि ये जैसे जैसे वाइब्रेट करता है तो ये अपने साथ वाली लेयर ऑफ एयर को डिस्टर्ब करता है और वो एक वेव की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। ठीक है, पहले तो ये बताए वो बोलेगा कैसे।
मुंह खोलेगा पानी चलेगा। उसके लिए एक्सपेरिमेंट ये कर सकते हैं कि पानी के अंदर आप कोई बेल या कोई चीज ऐसी रखें जो साउंड प्रोड्यूस करती हो, और उसको जो पानी के अंदर है वो बंदा सुन सकता है, आराम से सुन सकता है। ठीक है, बल्कि वो गैस की निस्बत ज्यादा तेजी से मूव करती है पानी के अंदर साउंड। ठीक है, क्योंकि पानी के गैस में या एयर में तो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर है ना, लेकिन पानी में वो थोड़ा करीब होते हैं, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस ज्यादा जल्दी एक जगह से दूसरी जगह। बोल लीजिएगा, कोई मसला नहीं। और कुछ? हाँ, बोल लीजिएगा, बोलते हो तो डिवाइस यूज हो जाती होगी। ठीक है, मेरा आपको आवाज आई है? कोई मसला है तो बताएं। नहीं, कोई मसला